नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं आपका हमारे जेवी एंड सीआईबी मेड सिंपल के चैनल में। दोस्तों, आज के इस लाइव सेशन के माध्यम से हम लोग अपने आई एन आई एफ एस के यूनिट नंबर 34 को डिस्कस करेंगे। यूनिट नंबर 34 के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, टॉपिक का नाम है इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ मार्केट एंड मार्केट डायनेमिक्स। तो आपके मॉड्यूल लिस्ट से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और फ्रेंड्स, डेली बेसिस पे हम लोग एक यूनिट के एमसीक्यूज को डिस्कस कर रहे हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर यूनिट नंबर 34. So friends, before continuing this particular lecture, let me introduce you to our mock test and daily quizzes program. As you know that JIB examination is just 20 days away. Or friends, this is the crucial time for you to practice as many questions as possible. So to make your things simpler, to make easy for you, we are introducing daily quizzes and mock test. दोस्तों, आपको पेज वाइज क्विजेज मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेगा आगे आने वाले JIB एग्जामिनेशन के लिए। और दोस्तों, केवल आप यदि क्विजेस को ही प्रॉपर तरीके से कर लें, मॉक टेस्ट ही प्रॉपर तरीके से कर लें, तो आप सारे कंसेप्ट को रिवाइज कर पाएंगे। और एक एक्स्ट्रा एडवांटेज इन क्विजेस का ये है कि प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया गया है। हमारे पास पेज वाइज क्विज है, यूनिट वाइज क्विज है, मॉड्यूल वाइज क्विज है फॉर योर प्रैक्टिस। राइट, यू कैन गिव अनलिमिटेड अटेम्प्ट। आप अपने हिसाब से जब भी चाहें अनलिमिटेड अटेम्प्ट दे सकते हैं। और जो इंटरफेस आपको मिलेगा वो बिल्कुल JIB एग्जामिनेशन से हूबहू मिलेगा, ताकि आपका एग्जामिनेशन टेम्परामेंट बना रहे। तो फ्रेंड्स, जरूर इस पार्टिकुलर कोर्स में इनरोल होइए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हमारे ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐप के स्टोर सेक्शन में जाकर आप इस पार्टिकुलर कोर्स में इनरोल हो सकते हैं। दिस इज द लिंक ऑफ अवर ऐप। नाउ लेट्स कंटिन्यू अवर टुडेज डिस्कशन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि फाइनेंशियल इंटरकनेक्टेडनेस का मतलब क्या होता है। सो ऑप्शंस आर, पहला ऑप्शन है कि इट मीन्स financial interconnectedness refers to the integration of different financial market within a country. Option B, interplay between different financial market within a country. मैं समझाता हूँ दोस्तों। देखिए, सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी, इंटीग्रेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट विद इन एंड आउटसाइड अ कंट्री। देखिए, बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स वेव ऑफ रिलेशनशिप है अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बीच में, मार्केट्स के बीच में, प्रोडक्ट्स के बीच में। ये दो तरह का हो सकता है, एक तो डायरेक्ट हो सकता है और दूसरा आपका इनडायरेक्ट हो सकता है। मान लीजिए, एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, एक बैंक जो है डायरेक्टली इंटरकनेक्टेड हो सकती है दूसरे बैंक के साथ एक लोन एग्रीमेंट में। मतलब ये एक बैंक है और ये दूसरे बैंक है, इसके साथ आपस में क्या हो सकती है, इंटरकनेक्टेड हो सकती है, राइट, थ्रू अ लोन एग्रीमेंट। और ये इनडायरेक्टली, ये तो डायरेक्ट कनेक्शन हो गया, इनडायरेक्टली कनेक्टेड भी हो सकती है किसी कॉमन कस्टमर के थ्रू शेयर इन्वेस्टमेंट के माध्यम से। तो जो फाइनेंशियल इंटरकनेक्टेडनेस है दोस्तों, इसका दोनों बेनिफिट्स भी है, रिस्क भी है। एक तरफ ये अलाउ करता है कि हमारा कैपिटल का जो फ्लो हो वो आसानी से हो, रिस्क शेयरिंग आसानी से हो। इससे क्या होता है कि हमारा जो आर्थिक विकास होता है, हमारा आर्थिक डेवलपमेंट होता है। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पे फाइनेंशियल शॉक भी एक मार्केट से दूसरे मार्केट में तुरंत चला जाता है। तो फाइनेंशियल इंटरकनेक्टेडनेस जो है सिग्निफिकेंट बढ़ा है रिसेंट डिकेड में, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के कारण और नए फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट का डेवलपमेंट के कारण। तो मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ फाइनेंशियल इंटरकनेक्टेडनेस का। जैसे कोई बैंक है US में, उसका लोन हो सकता है किसी चाइना की कंपनी है, वहाँ पे किसी चाइना की कंपनी का लोन हो सकता है, ठीक है। हेज फंड मान लीजिए यूरोप में है, इसने ये हो सकता है कि इसने स्टॉक मार्केट, ब्राज़ील के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया। तो ये सभी कुछ बेसिक एग्जांपल्स हैं जो कि मैं आपको समझा रहा हूँ, राइट। सो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा फाइनेंशियल मार्केट इंटरकनेक्टेड है। ऑप्शन है मनी मार्केट, सिक्योरिटी मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ऑप्शन बी है क्रेडिट मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट, इंश्योरेंस मार्केट। दोस्तों, सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, सबसे ज़्यादा लिखा हुआ है। देखिए, जितने भी चाहे मनी मार्केट हो, सिक्योरिटीज मार्केट हो, और हमारे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट हो, क्रेडिट मार्केट हो, डेरिवेटिव, इंश्योरेंस, पेंशन फंड मार्केट हो, ये सभी के सभी इंटरकनेक्टेड है। मतलब ये आपस में लिंक्ड है। मान लीजिए कि इंटरेस्ट रेट बढ़ता है मनी मार्केट में, इस कारण से पता है क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि मनी मार्केट है, इसका इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, तो इस कारण से इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, इसका जो सिक्योरिटी मार्केट में जो स्टॉक प्राइस है वो घट जाएगा, राइट। तो स्टॉक प्राइस विल डिक्रीज। तो दोस्तों, उसी तरह मान लीजिए कि डॉलर का वैल्यू यदि घटता है, डॉलर का वैल्यू यदि घटता है, इस कारण से इंपोर्ट क्या हो जाएगा, एक्सपेंसिव हो जाएगा, राइट। इंपोर्ट एक्सपेंसिव हो जाएगा और इन्फ्लेशन आ जाएगा। तो दोस्तों, क्रेडिट स्टैंडर्ड को टाइटन करना क्रेडिट मार्केट में ये डिफिकल्ट बना देता है बिजनेस को कि वो मनी बोरो करे और उसे इन्वेस्ट करे। तो दोस्तों, मैं आपको कुछ एग्जांपल प्रोवाइड करता हूँ इस इंटरकनेक्टेडनेस का। जैसे देखिए, एक कंपनी क्या की, मनी बोरो की बैंक से क्रेडिट मार्केट में, ताकि अपने ऑपरेशन को फाइनेंस कर सके।
ठीक है। कंपनी बॉन्ड इशू कर सकती है सिक्योरिटी मार्केट में ताकि कैपिटल रेज करे। इन्वेस्टर जो है फॉरेन करेंसी को खरीदेंगे बेचेंगे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में ताकि करेंसी फ्लक्चुएशन से हेज हो सके। हेज फंड जो है डेरिवेटिव मार्केट को यूज करेगा ताकि अपने रिस्क एक्सपोजर को हेज कर पाए। इंश्योरेंस कंपनी अपने प्रीमियम को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेगी। पेंशन फंड अपने एसेट को बहुत सारे फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट करेगी। तो ये जो इंटरकनेक्टेडनेस है ना फाइनेंशियल मार्केट का, इसका बेनिफिट भी है रिस्क भी है। बेनिफिट ये है कि यहाँ पे कैपिटल का फ्लो एफिशिएंट होता है, रिस्क शेयरिंग एफिशिएंट होता है, मैंने पहले भी बताया, इससे हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। लेकिन दोस्तों डिसएडवांटेज ये है कि जो फाइनेंशियल शॉक होता है दोस्तों, जो हमारा फाइनेंशियल शॉक होता है ये आसानी से स्प्रेड हो जाता है एक मार्केट से दूसरे मार्केट में। सो दिस इज वन ऑफ द मेजर डिसएडवांटेज। सो होपफुली आपको ये क्लियर हो गया कंसेप्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ इंटरकनेक्टेडनेस ऑन फाइनेंशियल मार्केट ड्यूरिंग अ क्राइसिस। दोस्तों ये जो फाइनेंशियल इंटरकनेक्टेडनेस है इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है क्राइसिस के दौरान। ठीक है, ऑप्शन है कि कोई क्राइसिस नहीं होता, ऑप्शन बी कर रहा है कि आइसोलेशन हो जाता है फाइनेंशियल मार्केट का, ऑप्शन सी है कि स्प्रेड होता है क्राइसिस का एक मार्केट दूसरे मार्केट में, ऑप्शन डी स्टेबलाइजेशन हो जाता है। ऑब्वियसली ऑप्शन सी सही है, ये तो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। समझिए दोस्तों, फाइनेंशियल इंटरकनेक्टेडनेस एक कॉम्प्लेक्स वेव है रिलेशनशिप का, अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का। ठीक है, तो जैसे फाइनेंशियल जब भी क्राइसिस आएगा ना तो जो इंटरकनेक्टेडनेस है ना इस कारण से क्राइसिस का स्प्रेड होता है। मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूँ स्प्रेड होने का। जैसे एक होता है कॉन्टैगियन। कॉन्टैगियन क्या होता है कि एक मार्केट में यदि क्राइसिस आएगा तो क्या होता है कि दूसरे मार्केट में जो कॉन्फिडेंस है ना वो कम हो जाता है, जिस कारण से इन्वेस्टर अपने एसेट को बेचना शुरू कर देते हैं, जिस कारण से दोस्तों प्राइस जो है डाउन होने लगता है, जिस कारण से दोस्तों एसेट प्राइस घटने लगता है और कॉन्फिडेंस और घटता है और ज़्यादा सेलिंग होने लगता है। इसे कॉन्टैगियन इफेक्ट करते हैं। दूसरा है इंटर बैंक लेंडिंग। देखिए ये सभी पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूँ आपके कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए, जो कि आपको बुक में नहीं मिलेगा। इंटर बैंक लेंडिंग का मतलब क्या होता है, बेसिकली बैंक जो है पैसा देती है एक दूसरे को डेली बेसिस पे। यदि कोई बैंक फाइनेंशियल ट्रबल में है तो ये डिफिकल्ट होगा कि वो पैसा बोरो करे दूसरे बैंक से। इस कारण से क्या होगा, लिक्विडिटी क्राइसिस हो जाएगा बैंकिंग सिस्टम में, क्योंकि बैंक जो है अपने ऑब्लिगेशन को मीठी नहीं कर पाएगी। तीसरा है क्रॉस बॉर्डर एक्सपोजर। एक और टर्म है दोस्तों, इसको भी समझ लीजिए, क्रॉस बॉर्डर एक्सपोजर। इसका क्या मतलब होता है कि बैंक या दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास इन्वेस्टमेंट होता है दूसरे कंट्रीज में। यदि मान लीजिए एक देश में क्राइसिस हो गया, इस कारण से क्या होता है कि ये जो इंस्टीट्यूशन है उनका लॉस हो जाता है, राइट, क्योंकि वो स्प्रेड हो जाता है दूसरे कंट्रीज में। और आपको मैं एग्जांपल के तौर पर बताऊं, 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था ना, ये इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि हमारे इंटरकनेक्टेडनेस का क्या इंपैक्ट हुआ था फाइनेंशियल मार्केट में। क्राइसिस कहाँ शुरू हुआ था, क्राइसिस शुरू हुआ था यूएस में, लेकिन ये क्विकली स्प्रेड हुआ दूसरे फाइनेंशियल मार्केट में। और ये इसको दोस्तों ये इसका मेन कारण क्या था, इंटरकनेक्टेडनेस होना हमारे फाइनेंशियल सिस्टम का। जो पॉलिसी मेकर हैं, जो रेगुलेटर्स हैं, वो अवेयर हैं कि कितना रिस्क होता है फाइनेंशियल इंटरकनेक्टेडनेस का, वो स्टेप्स ले रहे हैं ताकि इन सभी रिस्क को मिटिगेट कर सकें, राइट। ये चीज़ क्लियर हो गया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। Now let's see the next point. So each and every aspect we are discussing related to all the points. So now let's see the next question that we have. तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कपलिंग क्या होता है। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कपलिंग ऑफ इकोनॉमीज। इकोनॉमीज के कपलिंग का क्या मीनिंग है, ये सवाल पूछा जा रहा है आपसे। तो फ्रेंड्स लेट्स सी द ऑप्शन दैट वी हैव। ऑप्शंस आर, फर्स्ट ऑप्शन इज कपलिंग रेफर्स टू द कपलिंग रेफर्स टू द पहला ऑप्शन कह रहा है दोस्तों कि कपलिंग का मतलब होता है कि आइसोलेशन होता है इकोनॉमी का एक दूसरे से, और दूसरा ऑप्शन है कि इंटीग्रेशन होता है इकोनॉमी का एक दूसरे से, तीसरा होता है हमारा एफिशिएंसीज ऑफ इकोनॉमी, और लास्ट है हमारा इट रेफर्स टू द इंडिपेंडेंस ऑफ इकोनॉमीज फ्रॉम वन अनदर। तो मैं समझाता हूँ दोस्तों कपलिंग का क्या मीनिंग होता है। सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बी। मैं समझाता हूँ। देखिए कपलिंग का मतलब ये होता है कि जिस डिग्री से इकोनॉमी जो है आपस में इंटरकनेक्टेड है और एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। ये बहुत सारे फैक्टर्स के कारण हो सकते हैं, जैसे कि ट्रेड के कारण, इन्वेस्टमेंट के कारण, राइट, और फाइनेंशियल मार्केट के कारण। सो दीज आर द मेनी फैक्टर्स। सो दिस कैन बी ड्यू टू ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल मार्केट। तो एक कपल्ड इकोनॉमी में क्या होता है कि एक इकोनॉमी में शॉक आएगा ना, ठीक है, तो उसका रिपल इफेक्ट पड़ता है। इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, रिपल इफेक्ट पड़ता है। कहाँ पे, दूसरे इकोनॉमी में। जैसे मान लीजिए कि यूएस है, यूनाइटेड स्टेट है, यूनाइटेड स्टेट में यदि रिसेशन आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, रिसेशन आ जाएगा, तो जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट इकोनॉमी है, इस कारण से दोस्तों गुड्स और सर्विसेज का डिमांड जो है ना दूसरे कंट्री से घट जाता है, जिस कारण से इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो जाता है या दूसरे कंट्री में भी रिसेशन आ जाता है। तो कपलिंग जो इकोनॉमी का होता है इसका बेनिफिट्स भी है, ड्रॉबैक भी है। मैं आपको बेनिफिट समझाता हूँ। इससे क्या होता है कि हमारे रिसोर्सेज का एफिशिएंट एलोकेशन होता है। इसका बेस्ट बेनिफिट है एफिशिएंट एलोकेशन
ऑफ रिसोर्सेज, हमारे रिसोर्सेज का एफिशिएंट एलोकेशन होता है, ठीक है। और दोस्तों इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, लेकिन इस कारण से वनरेबल हमारा हमारा इकोनॉमी ज़्यादा वनरेबल होता है शॉक से। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। मटेरियल इंपोर्ट करती है चाइना से यूनाइटेड स्टेट की कंपनी, और एक्सपोर्ट करती है फिनिश गुड्स को जापान में। एक कंपनी जर्मन की है, वो मैक्सिको की फैक्ट्री में इन्वेस्ट करती है। तो ये सभी कुछ एग्जाम्पल हैं। और कपलिंग के कारण दोस्तों से क्या हुआ है कि बहुत सारा बढ़ गया है रिसेंट डिकेड्स में, राइट। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉन्टैगियन इफेक्ट का क्या मतलब होता है फाइनेंशियल मार्केट में? दिस इज द क्वेश्चन। बताइए कॉन्टैगियन इफेक्ट का क्या मतलब होता है हमारे फाइनेंशियल मार्केट में? दिस इज द क्वेश्चन। ऑप्शंस देखते हैं। लेट्स सी द ऑप्शन दैट वी हैव। पहला ऑप्शन है, मैंने कॉन्टैगियन इफेक्ट बताया था आपको कि इट रेफर्स टू द आइसोलेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट ड्यूरिंग अ क्राइसिस। ऑप्शन बी कह रहा है कि इट रेफर्स टू द स्प्रेड ऑफ क्राइसिस फ्रॉम वन मार्केट टू अनदर। एंड नेक्स्ट ऑप्शन इज नेक्स्ट ऑप्शन क्या है दोस्तों? नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा कि स्टेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। और लास्ट ऑप्शन है कि इफिशिएंसीज ऑफ फाइनेंशियल मार्केट ड्यूरिंग अ क्राइसिस। ऑब्वियसली ऑप्शन बी करेक्ट है। मैं समझाता हूँ कॉन्टैगियन इफेक्ट के बारे में। सिंपल सी बात है, कॉन्टैगियन इफेक्ट मीन्स व्हाट? इट रेफर्स टू द स्प्रेड ऑफ क्राइसिस फ्रॉम वन मार्केट टू अनदर। तो एक फेनोमेना होता है जहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस एक मार्केट में दूसरे मार्केट में स्प्रेड होता है, चाहे वो मार्केट डायरेक्टली इंटरलिंक ना हो एक दूसरे से। तो इसमें इन्वेस्टर का सेंटीमेंट से बहुत सारे चैनल के माध्यम से होता है, इन्वेस्टर सेंटीमेंट्स, फाइनेंशियल लिंकेज, माइक्रो इकोनॉमिक लिंकेज, ठीक है। तो कॉन्टैगियन इफेक्ट जो है बहुत बड़ा थ्रेट होता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का। जैसे एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आया था 1997 से 1998 में, जो कि थाईलैंड में स्टार्ट हुआ था, लेकिन ये क्विकली दूसरे कंट्री में स्प्रेड हो गया। इसका बेस्ट एग्जांपल है। इन्वेस्टर जो है रिस्क एवर्स हो जाते हैं। एक मार्केट में क्राइसिस आ गया, इस कारण से दोस्तों वो अपने एसेट को बेचना शुरू कर देते हैं दूसरे मार्केट में, ठीक है, चाहे वो दूसरा मार्केट फंडामेंटली अफेक्टेड ना हो क्राइसिस से। फाइनेंशियल लिंकेज, बैंक या दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का एक्सपोजर होता है मल्टीपल मार्केट्स में। यदि एक मार्केट में क्राइसिस हो जाएगा, इस कारण से दोस्तों इन सभी इंस्टीट्यूशन का लॉस हो जाता है, जो कि स्प्रेड होता है दूसरे मार्केट में, राइट। सो दिस इज हाउ कॉन्टैगियन इफेक्ट वर्क्स। नाउ फाइनेंशियल मार्केट इंटीग्रेशन का क्या प्रोसेस है, ये सवाल पूछा जा रहा है आपसे। तो ऑप्शंस को जरा देखते हैं। पहला ऑप्शन है कि ये प्रोसेस होता है फाइनेंशियल मार्केट इंटीग्रेशन का, उसमें मार्केट का यूनिफिकेशन होता है ताकि सिमिलर रिटर्न ऑन एसेट हो डिफरेंट मैच्योरिटीज़ पे। नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि जो फाइनेंशियल मार्केट इंटीग्रेशन का प्रोसेस होता है, वहाँ पे मार्केट का सेपरेशन होता है ताकि हम डाइवर्स रिटर्न को इंश्योर कर सके। जो फाइनेंशियल मार्केट इंटीग्रेशन का प्रोसेस है वो कन्वर्जेंस होता है मार्केट का। और लास्ट में कह रहा है यूनिफिकेशन होता है मार्केट का। तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। यहाँ पे यूनिफिकेशन होता है मार्केट का ताकि सिमिलर रिटर्न को इंश्योर कर सके एसेट ऑफ डिफरेंट मैच्योरिटी, राइट। ऑप्शन number A is the correct answer. So friends, we have an exclusive JIB 1-month crash course for you. So in this course we are providing everything that you need for last 20 days of your JIB examination. So we are providing you everything as at one place. Like we have short videos. After videos you can practice MCQs, and after practicing MCQs you can just go through the quick revision PDF for your final revision. So this is a must have course for the last 20 days. So do enroll in this particular course and this will help you ultimately, right? So now let's see the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्या रीज़न है फाइनेंशियल मार्केट के इंटीग्रेशन का? पहला ऑप्शन है कि नेशन का जो रिलायंस है डोमेस्टिक सेविंग पे। दूसरा ऑप्शन है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट में और कम्युनिकेशन सिस्टम में। तीसरा ऑप्शन है कि हमारा जो ऑपरेटिंग फ्रेमवर्क है मॉनेटरी पॉलिसी का, उसमें कुछ चेंजेस आना। और लास्ट ऑप्शन है कि हमारे प्रूडेंशियल रेगुलेशन का हार्मोनाइजेशन इन द लाइन विद इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस। तो क्या रीज़न है दोस्तों? सही, और ऑप्शन ई है ऑल द अबव। दोस्तों सारे के सारे रीजन सही हैं। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का फाइनेंशियल मार्केट इंटीग्रेशन पे क्या इंपैक्ट पड़ता है? पहला ऑप्शन कह रहा है कि आर्बिट्रेज को बढ़ा देता है, आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी बढ़ाता है। आप आर्बिट्रेज के बारे में जानते होंगे, आप AFM के मॉड्यूल बी में जाइए, फाइनेंशियल, वहाँ पे दोस्तों फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जाइए, वहाँ आर्बिट्रेज समझाया गया है। फिर आर्बिट्रेज को घटा देता है, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, राइट। और लास्ट ऑप्शन है कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का क्रॉस बॉर्डर मैच्योरिटी मोबिलिटी ऑफ फंड को रिड्यूस करता है। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के कारण आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी घट जाती है, राइट। प्रूडेंशियल रेगुलेशन का क्या रोल है फाइनेंशियल मार्केट इंटीग्रेशन में? पहला ऑप्शन कि जो प्रूडेंशियल रेगुलेशन है वो फाइनेंशियल मार्केट के इंटीग्रेशन को कम करता है। नेक्स्ट है प्रूडेंशियल रेगुलेशन इफेक्ट ही नहीं करता फाइनेंशियल मार्केट इंटीग्रेशन को। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि जो हमारा प्रूडेंशियल रेगुलेशन का हार्मोनाइजेशन है इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस के लाइन में, वो स्ट्रेंथन करता है फाइनेंशियल मार्केट को। और ऑप्शन डी कह रहा है कि इसमें डाइवर्जेंस होता है ऑन एसेट ऑफ डिफरेंट मैच्योरिटी। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, कि हार्मोनाइजेशन ऑफ प्रूडेंशियल रेगुलेशन इन लाइन विद इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस स्ट्रेंथन फाइनेंशियल मार्केट। नाउ क्या इंपैक्ट पड़ता है मॉनेटरी पॉलिसी में चेंजेस होने का फाइनेंशियल मार्केट इंटीग्रेशन पे?
तो मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज होने का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। मॉनेटरी पॉलिसी में यदि चेंजेस आते हैं, इस कारण से हमारा जो क्वांटिटेटिव कंट्रोल है उसका शिफ्ट होता है प्राइस बेस्ड इंस्ट्रूमेंट में। मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज होने के कारण हमारा जो नेशन का जो रिलायंस होता है डोमेस्टिक सेविंग पे, वो कम हो जाता है। और मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज होने के कारण ऑप्शन डी कह रहा है कि आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी बढ़ जाता है। तो ऑब्वियसली देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी में जो चेंज आएगा ना, इस कारण से जो हमारा क्वांटिटेटिव कंट्रोल है उससे हमारा इम्पैसिस शिफ्ट हो जाता है कहाँ पे, प्राइस बेस्ड इंस्ट्रूमेंट पे, जिसका इम्पैक्ट पड़ता है टर्म स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरेस्ट रेट। क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि क्यों मार्केट इंटीग्रेशन जरूरी है इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए, यानी हमें आर्थिक विकास के लिए मार्केट को इंटीग्रेट करना क्यों जरूरी है। ऑप्शन ए कह रहा है कि इसके थ्रू हम लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सकते हैं, पेमेंट सिस्टम को अडॉप्ट कर सकते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है कि ये कॉम्पिटिशन को बढ़ाता है, इंटरमीडिएटरी की एफिशिएंसी को बढ़ाता है। ऑप्शन सी कह रहा है कि ये कंड्यूट की तरह काम करता है अथॉरिटीज़ के लिए, ताकि वो इंपॉर्टेंट प्राइस सिग्नल को ट्रांसमिट कर सकें। ऑप्शन डी कह रहा है ऑल द अबव। दोस्तों ये सभी के सभी एडवांटेजेज ही हैं। ऑब्वियस ही बात है ना कि यदि आप मार्केट को इंटीग्रेट करेंगे तो आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे, कंपटीशन बढ़ेगा, इंटरमीडिएटरी की एफिशिएंसीज बढ़ेगा, राइट। सो ऑल ऑफ दीज आर द एडवांटेज। दोस्तों आपके लिए एक जेआईबी का पीडीएफ कोर्स है। यदि आपको केवल थ्योरी और एमसीक्यूज पीडीएफ चाहिए तो हमारे इस कोर्स में इन्वॉल्व हो जाइए। आपको सारा का सारा कंटेंट ऐप के माध्यम से मिलेगा। और इसके अलावा दोस्तों आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और हमारा जो क्विक रिवीजन कैप्सूल है वो भी आपको इस पार्टिकुलर प्लान में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा जो इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मार्केट है, जो कि हम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को प्रमोट कर रहा है, उसका क्या रोल है। तो देखिए, रोल सबसे बड़ा ये है कि ये कंपटीशन को बढ़ाता है, इंटरमीडिएटरी की एफिशिएंसी को बढ़ाता है, राइट। मार्केट इंटीग्रेशन का क्या बेनिफिट है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस पार्टिकुलर थिंग। इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट सेगमेंट का कौन सा बेस्ट एग्जांपल है, क्रेडिट मार्केट, मनी मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट। तो दोस्तों फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट सेगमेंट। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट और जो बॉन्ड है हमारा कैपिटल मार्केट में, इसके बीच में क्या डिफरेंस है। ऑप्शन ए कह रहा है कि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट कम लिक्विड होता है। ऑप्शन बी कह रहा है कि जो कैपिटल मार्केट में जो बॉन्ड होता है इसके अंदर डिफॉल्ट होने का चांस रहता है और क्रेडिट रिस्क से एक्सपोज होता है। ऑप्शन सी कह रहा है कि बॉन्ड जो है ज़्यादा लिक्विड है। ऑप्शन डी कह रहा है कि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट जो है इकोनॉमिक एजेंट के नीड्स को कैटर करता है। दोस्तों सही जवाब है इसका कि ऑब्वियस सी बात है कि आप यदि मनी मार्केट और बॉन्ड मार्केट को कंपेयर करेंगे, सो बॉन्ड आर मोर लिक्विड, राइट, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स आर लेस लिक्विड। Okay, now which of the following is an example of long term financial institution, इंश्योरेंस कंपनी, मॉर्गेज इंस्टीट्यूशन, म्यूचुअल फंड एंड बैंक। तो इनमें से कौन सा एग्जाम्पल जो है आपका लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का है। तो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑफ मॉर्गेज इंस्टीट्यूशन। So friends, this is our app interface on Google Play Store. You can install the app. If you have any query related to GIB, feel free to contact me on this particular number, and you can subscribe our channel for to receiving such type of videos update. Do like and share our videos, and thanks for watching.